तो आज हम मैकेनिज्म्स एंड थ्योरीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे ना, कि क्रॉसिंग ओवर में कौन कौन से थ्योरीज बिलीव हमने की है ना। फिर क्रॉसिंग ओवर कैसे सिंगल स्ट्रैंड होता है या डबल स्ट्रैंड होता है, टू स्ट्रैंड स्टेज पे होता है या फोर स्ट्रैंड स्टेज पे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्रॉसिंग ओवर के अंदर आती है ना, तो वो एक टॉपिक है, वो हम आज कवर करेंगे। सो देखो, सबसे पहले एक हमें ये क्लियर करना है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो कौन से स्टेज में होता है, वेदर इट इज एट फोर स्ट्रैंड स्टेज और इट इज एट टू स्ट्रैंड स्टेज। अच्छा, अब आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है किस स्ट्रैंड पे होगा, फोर स्ट्रैंड पे या फिर टू स्ट्रैंड पर, है ना। क्योंकि हमने वैसे भी देखो, जो पेकाइटिन हमने पढ़ा था, तो पेकाइटिन में हमने वैसे भी क्या बताया था कि फोर स्ट्रैंड स्टेजेस होती है ना। तो ये फोर स्ट्रैंड को प्रूव करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट हुए थे, वन इज इन न्यूरोस्पोरा और दूसरा ड्रोसोफिला ना। ड्रोसोफिला में ये जो अटैच्ड एक्स वाला है वो हम बाद में पढ़ेंगे ना, बट जो न्यूरोस्पोरा है वो हम आज देखते हैं। तो देखो, पहले इसमें सिर्फ ये नहीं आएगा कि क्या मैकेनिज्म है ना, बट आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज पे होती है, फोर्थ स्ट्रैंड स्टेज पे। और ये प्रूफ किस में किया, न्यूरोस्पोरा के अंदर एस्कोस्पोर में, और एक ड्रोसोफिला के अंदर अटैच्ड है। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है। बट हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, क्योंकि समझ लेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म में याद रहेगा, है ना। अब जैसे मान लो ये न्यूरोस्पोरा वाला क्या बोल रहे हैं, कि मान लो जैसे हम मियोसिस करते हैं, है ना। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसके अंदर 8 स्पोर्स होते हैं, ठीक है। एक एस्कस होता है, उस पूरे एस्कस के ऐसे मान लो ये पूरा एस्कस होता है ना। उस एस्कस के अंदर ऐसे 8 जो है आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एस्कोमाइसिटीज का एक करेक्टर है, फंजाई होती है, उसके अंदर ऐसे आपके 8 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे बनते हैं आपके 8 स्पोर्स, पहले तो आपका मियोसिस होगा, है ना। मियोसिस होगा और उसके बाद आपकी एक साइकिल ऑफ माइटोसिस होगा। अब मान लो जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं। अब देखो, वही है, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा उसमें क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होंगे, ये देखो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे से मान लो अलग हो रहे हैं ना। तो क्या होगा आपका, यही हम इसको एक बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीछे एक सिस्टर क्रोमेटिड भी है इसमें, पर वो मैं एक बार ही बना रही हूँ, ठीक है। अब ये आपका मियोसिस 1 हुआ। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। तो आपके क्या होगा, इसके पीछे का एक और सिस्टर क्रोमेटिड, ये हो गया, ये हो गया, और आपका ये हो गया, है ना। यहां तक समझ आया, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। अब हमें करना है माइटोसिस। तो इन सब में क्या होगा, इंडिविजुअली 2 सेल्स और बन जाएंगे। तो अब क्या बनेगा आपका, 2 AL, ठीक है। फिर अगेन 2 AL, फिर इससे आपका बना तो AL, स्मॉल वाला AL, ये और ये, ठीक है। अब ये स्मॉल जीन जो है, ये अब हमने और भी मैंने आपको बताया था न्यूरोस्पोरा का, जब हम प्रूफ देख रहे थे टेस्ट क्रॉस में ना, तब मैंने आपको बताया था स्पोर का जो कलर है वो एलील पे डिपेंड करता है। डोमिनेंट एलील है तो वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है, और रिसेसिव एलील है तो वो कैसा एल्बिनो या फिर व्हाइट कलर प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो मान लो ये एग्जाम्पल कब है, जब या तो हमने ये बोला कि इनकी 2 ही स्ट्रैंड है ना, हम इनको क्या लेके चल रहे हैं, सिर्फ 2 स्ट्रैंड लेके चल रहे हैं, 4 स्ट्रैंड हम नहीं मान रहे। या तो वो स्टेज है, या फिर ये कौन सी स्टेज है, जब इन दोनों के बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हुआ, है ना। देखो, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो आपके कैसे स्पोर दिखेंगे, आपको देखो, ये चारों स्पोर तो आपको कैपिटल AL मतलब ब्लैक दिखेंगे, और ये चारों स्पोर आपको स्मॉल AL मतलब की व्हाइट दिखेंगे, है ना। क्योंकि एस्कोस्पोर में ये स्पोर की बनने की टेंडेंसी होती है कि जिस हिसाब से इनका मियोसिस माइटोसिस होता है, वो उसी हिसाब से स्पोर्स का कलर आता है, ठीक है। तो एक कंडीशन मान लो, जब आपके हमने सिर्फ 2 स्ट्रैंड लिए, है ना, कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, 4 स्ट्रैंड होते तो एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी थी, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, मान लो अब हमारे पास 4 स्ट्रैंड हम मानते हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पे हुआ, ये और ये, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब हम मान लेते हैं कि 4 स्ट्रैंड कंडीशन है। जब हम 4 स्ट्रैंड कंडीशन देख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, है ना। ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। जब एक्सचेंज होगा तो आपके मान लो ये तो AL रहा, अब स्मॉल AL ऊपर चला गया,
वापस जो कैपिटल एल ये इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया और ये स्मॉल एल आ गया, ठीक है। अब सेम वही म्यूसिस करो, माइटोसिस करो, तो एंड में देखो आपके कैसे बनेंगे, दो तो आपके एल वाले बन गए, ठीक है। अब क्या बनेंगे, दो स्मॉल एल, फिर दो आपके कैपिटल एल, और फिर अब कैसे बनेंगे, दो स्मॉल एल। तो अब आपको क्या दिखेगा इसके अंदर, बताओ, कलर्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे एस्कोस्पोज में, पहले वाले दो का कलर क्या होगा, फिर दूसरे दो का कलर क्या होगा, हाँ है ना, ये वाले दोनों तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा, फिर वापस ब्लैक आ जाएगा, और फिर व्हाइट आ जाएगा, है ना। तो ये दो कंडीशन हमने एज्यूम कर ली कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा तब, या फिर आपके टू स्ट्रैंड स्टेज है, तब आपके क्या आता है, रेशो 4 आ गया, है ना। चार ये आपके स्टार्टिंग के ब्लैक बन रहे हैं और चार ये आपके व्हाइट बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि 4 स्ट्रैंड स्टेज लेके चले, तब आपके क्या बनता है, 2:2:2:2, है ना। पहले दो ब्लैक, फिर दो व्हाइट, फिर दो ब्लैक, फिर दो व्हाइट, ठीक है। अब ये तो, अब ये हमें पता है, तो ऑब्जर्व जब हमने न्यूरोस्फोरा के अंदर किया, तो रेशो आपका ये देखने को मिला जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता चला कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट 4 स्ट्रैंड स्टेज, है ना। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है कैसे प्रूव किया, बट आपके नेट के ऑब्जेक्टिव के लिए इसका कोई मतलब नहीं है क्या आया, कितना डिटेल में आया। बस ये ध्यान रखना कि न्यूरोस्पोरा में एस्कोस्पोर की स्टडी से ये पता चला कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट अ 4 स्ट्रैंड स्टेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, एक और, ये भी थ्योरीज ही है, हम थ्योरीज अभी कर रहे हैं ना। देखो क्रॉसिंग ओवर और काइज्मा के बीच में क्या रिलेशन है, पहले तो हम बिना थ्योरी के आप मुझे बताओ कि क्या रिलेशन है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, काइज्मा कब होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं। गुड, है ना, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है, पैकाइटीन में, और काइज्मा का फॉर्मेशन कब होता है, डिप्रोटीन में, है ना। अब देखो ये तो हम हमें वेल नोन है, बट ऑफ कोर्स साइंटिस्ट ने धीरे धीरे इसके ऊपर आए, तो थ्योरी थी दैट इज क्लासिकल थ्योरी, जो कि किसने दी, शार्प ने। अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या बोला कि काइज्मा इज द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्या मतलब हुआ इसका, कि क्रॉसिंग ओवर जो है आपका, जो काइज्मा है ना, वो क्या होता है, रीजन क्रॉसिंग ओवर के कारण बन रहा है, ठीक है। ये जो, क्या बोल रहे हो, क्रॉसिंग मतलब ये जो थ्योरी है ये क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू जो शार्प थ्योरी है, वो थ्योरी ये बोलती है कि आपका काइज्मा जो है वो पहले बन जाता है फर्स्ट, उसके बाद आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी। अब नई जो थ्योरी आई दैट इज काइज्मा टाइप थ्योरी, जो कि किसने दी थी, जेनसन ने। नाउ एग्जाम में क्या आता है आपके, इन दोनों साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लासिकल थ्योरी किसने दी, इस पूरे थ्योरीज में जो जो साइंटिस्ट के नाम है वो इम्पोर्टेंट है ना। सो क्लासिकल थ्योरी किसने दी, शार्प ने, काइज्मा टाइप थ्योरी किसने दी, जेनसन ने, ठीक है। जेनसन ने इस थ्योरी को रिवाइव किया, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि काइज्मा आपका पहले बन जाता है और क्रॉसिंग ओवर बाद में हो रहा है ना। शार्प ने क्या बोला कि काइज्मा जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और वो ऐसे टच में आए, उसके बाद ये एक दूसरे के और पास आते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। बल्कि होता क्या है, एक्चुअली में ये पहले एक दूसरे के बहुत पास में आते हैं बाइवेलेंस बनने के कारण, उसके बाद जब ये धीरे धीरे दूर जाते हैं तब काइज्मा बनता है। वो चीज आपकी जेनसन ने बताई थी, है ना। तो ये ध्यान रखना, अब इन दोनों में से कौन सी वैलिड थ्योरी है, जेनसन वाली जो थ्योरी है वो वैलिड थ्योरी है, ठीक है। जो शार्प की थ्योरी है वो नॉन वैलिड है। दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, क्लासिकल थ्योरी गिवन बाय शार्प, जेनसन ने जो थ्योरी दी वो काइज्मा टाइप, ये पूरा नाम ध्यान रखना है, काइज्मा टाइप थ्योरी, है ना। सीधे भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वाज गिवन बाय जेनसन, तो काइज्मा टाइप थ्योरी। फिर क्लासिक, हाँ, जिस, काइज्मा ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, काइज्मा जब क्रॉसिंग ओवर हो गया
उसके बाद में जो भी पॉइंट पे वो कांटेक्ट में रहे हैं दैट इज काइज्मा। ठीक है, काइज्मा जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे के, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बोल सकते कि कहाँ है काइज्मा, है ना। मान लो यहाँ पे ये स्ट्रैंड में एक्सचेंज हुआ, तो इनिशियली आपको यहाँ दिखेगा, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा, तो क्रॉसिंग ओवर भले वहां पे नहीं हुआ बट वो टर्मिनल पे शिफ्ट होता जाएगा। काइज्मा आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, काइज्मा इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जैसे क्रॉसिंग ओवर खत्म हुआ, क्योंकि वो कांटेक्ट में सबसे पहले कहाँ रहे थे, बायवेलेंस में ना, बट फिर भी वो जिस कांटेक्ट में अभी भी रह गए और लास्ट में धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो बस जो एंड में जो कांटेक्ट रहता है उनका दैट इज काइज्मा, है ना, जो कि क्रॉसिंग ओवर के कारण ही हुआ है। क्योंकि अगर एक्सचेंज नहीं होता तो दोनों आपके होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आते। तो काइज्मा टाइप थ्योरी बोलती है कि काइज्मा बनने का रीजन क्रॉसिंग ओवर के कारण है। ठीक है, अब देखो ये एक ध्यान रखना कि एक काइज्मा जो है वो कितना कॉरेस्पॉन्ड करता है 50 सेंटीमॉर्गन यूनिट को, है ना, क्योंकि पूरा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ये क्या है, क्योंकि हमें पता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ही इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जो हम क्रॉसिंग ओवर मानते हैं दैट इज 50%, है ना, उससे ज्यादा हम नहीं मानते। उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है कि एक काइज्मा इज कॉरेस्पॉन्ड टू 50 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो सिंपल क्लासिकल थ्योरी उल्टी थी, वो वैलिड नहीं है। काइज्मा थ्योरी सही है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग काइज्मा जो है वो कॉन्सिक्वेंस है क्रॉसिंग ओवर का, क्रॉसिंग ओवर पहले होगा और काइज्मा बाद में होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक साइटोलॉजिकल प्रूफ क्रॉसिंग ओवर का किसने किया था, अगेन ये बहुत बार पूछा जाता है, अब तो फिर भी कम हो गया, बट पहले जो जेआरएफ इन क्वेश्चंस में या आप अपने कोई स्टेट वाले एग्जाम्स दोगे उसमें अभी भी पूछा जाएगा, है ना, कि साइटोलॉजिकल प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाज गिवन बाय, तो स्टर्न, है ना, ध्यान रखना ये शार्प, जेनसन, स्टर्न, क्रिंगटन, मैक्लिंटॉक, ये सारे नाम कंफ्यूज नहीं होने हैं, इसमें कई नाम आएंगे तो उनको ध्यान रखना। ठीक है, किसमें दिया था, ड्रोसोफिला में, कैसे करके दिया था, टेस्ट क्रॉस देके। ठीक है, दूसरा साइटोलॉजिकल प्रूफ और किसने दिया था बाद में, पहले तो उन्होंने दिया, बाद में मैक्लिंगटन और क्लिंगटन ने, क्रेंटन ने, इन मेज के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, सिंपल से सिर्फ नाम ही है जो आपको फोकस करना है। अब देखो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अब इसमें भी देखो अगेन एक और साइंटिस्ट का नाम आ गया, ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी किसने दी थी, ये भी बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखना, डार्लिंगटन ने। ठीक है, अब हम ये पूछ रहे, अभी तक हमने देखा कि ठीक है क्रॉसिंग ओवर 4 स्ट्रैंड स्टेज पे होती है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर काइज्मा जो है, काइज्मा जो बाद में बनेगा, क्रॉसिंग ओवर के कारण काइज्मा का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि स्ट्रैंड्स का एक्सचेंज होता है और वो उससे कांटेक्ट में रह जाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता चल गई। अब हमें देखना है कि एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है। उसके लिए आपकी दो थ्योरीज हैं जो इसको रोल प्ले करती हैं, एक तो कॉपी चॉइस थ्योरी है, दूसरी आपकी ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी है। ठीक है, जो सबसे वैलिड थ्योरी है दैट इज ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। ठीक है, ये सबसे सही है, ये थ्योरी किसने दी थी, डार्लिंगटन ने दी। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाऊंगी ये मैकेनिज्म, पर मैं वापस बोल रही हूँ, आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा स्ट्रैंड किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, इसको हमें सब्जेक्टिव तरह से नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं आपको मैकेनिज्म क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पढ़ने से आपको चीजें याद रहेंगी, है ना, सीधे याद करना मुश्किल होगा, बट जो हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, आप लोगों को सिर्फ उस पर फोकस करना है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू ब्रेकेज एंड रीयूनियन, देखो ब्रेकेज और रीयूनियन क्या मतलब, टूटना और वापस बनना, है ना। अब ये दो थ्योरीज प्रपोज की गई थी, वन वाज सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक और दूसरा है डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक मतलब मान लो ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो यहाँ पे आपके कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल पॉइंट में, और क्रॉसिंग ओवर किन स्ट्रैंड्स के बीच में होता है, कौन से क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। तो ये जो दोनों है, ये दोनों क्या आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम की ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, जिसमें अगर हम सिंगल स्ट्रैंड का बोले, तो सिंगल स्ट्रैंड थ्योरी क्या बोलती है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में आइडेंटिकल पॉइंट पे ब्रेक लगता है,
ठीक है, और फिर ये जो स्ट्रैंड्स है एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक बोलती है। डबल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी क्या बोलती है, एक ही स्ट्रैंड जो है उसके अंदर आपके दोनों ही क्रोमेटिड्स के अंदर कट लग जाता है, ठीक है, सिर्फ एक के अंदर कट लगता है, दूसरे के अंदर नहीं लगता, दैट इज डबल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी। अब कौन सी वैलिड है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर को कौन सी थ्योरी प्रूव करती है, ब्रेकेज एंड रीयूनियन, नॉट कॉपी चॉइस थ्योरी, ठीक है, कॉपी चॉइस थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। उसके अंदर भी कौन सा मॉडल हम बिलीव करते हैं, डबल स्ट्रैंड ब्रेक पे बिलीव करते हैं, ना कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक पर, ठीक है। अब सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक की पर हमें थ्योरी तो पढ़नी है, उसमें दो मॉडल्स हैं, वन इज हॉलीडे मॉडल और दूसरा आपका व्हाइट हाउस मॉडल, है ना। हॉलीडे मॉडल जो है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके व्हाइट हाउस मॉडल हम नहीं देखेंगे, बट हॉलीडे मॉडल हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, दोनों ही सिंगल स्ट्रैंड की है, व्हाइट हाउस मॉडल भी और आपके हॉलीडे मॉडल भी, दोनों ही सिंगल स्ट्रैंड थ्योरी की है। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, ये आपका है व्हाइट हाउस मॉडल, ठीक है, सॉरी हॉलीडे मॉडल। हॉलीडे मॉडल इसको क्यों बोलते हैं, साइंटिस्ट है हॉलीडे जिन्होंने दिया था, है ना, और उसमें एक हॉलीडे जंक्शन नाम से हम वर्ड बोलते हैं, इसीलिए हम इसको हॉलीडे मॉडल बोलते हैं, ठीक है। पहले आप इसको समझो, फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले ये दो स्ट्रैंड आ गए, है ना, सिंपल, दोनों का हमने अलग अलग कलर दे दिया, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब सबसे पहला क्या काम होगा आपका, इनमें कट लगेगा आइडेंटिकल पोजीशन पे। मान लो यहाँ पे अब कट कौन लगाएगा आपका, कौन सा एंजाइम कट लगाता है, एंडोन्यूक्लियस, है ना। तो सबसे पहले जो एंजाइम आएगा दैट इज एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस ने अब देखो यहाँ पर क्या लगा दिया, कट लगा दिया, अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो सीधे आपका क्या है, हॉलीडे जंक्शन। अब ये कैसे आया हॉलीडे जंक्शन, देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है, अब ये जो स्ट्रैंड है वो इस तरफ की तरफ मूव करेगा, और ये वाला जो स्ट्रैंड है वो इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब जब ये स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट जॉइंट मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, देखो ये वाला इधर क्रॉस करेगा, ये वाला इधर क्रॉस करेगा, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट जॉइंट मॉलिक्यूल बन गया। अब जैसे ये इधर आएगा, इसने इससे जुड़ गया यूजिंग, और ये इससे जुड़ गया। अब जोड़ने के लिए, सीलिंग के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज, लाइगेज। तो आपके क्या हुआ, सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस ने कट लगाया, उसके बाद आपके दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, क्रॉसिंग ओवर का जो मेन पॉइंट था हमने बोला वो क्रॉस हो गया, रिकॉम्बिनेंट जॉइंट मॉलिक्यूल बन गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रैंड से जुड़ गए, है ना, तो वो आपका हो गया लाइगेज से जुड़ गए। अब ये जब हुआ उसके बाद आपको ये ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हॉलीडे जंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर देखो ऊपर वाले आपके स्ट्रैंड बिल्कुल क्रॉसओवर नहीं हुए हैं, नीचे वाले एक दूसरे के पास जाके ऊपर वाले से जुड़ गए, ठीक है। अब देखो इसको, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो गया है, होमोडुप्लेक्स होता अगर इसके स्ट्रैंड जो होते सेम होते, है ना। अब देखो ये जो है इसका क्या होता है, ये धीरे धीरे एंड की तरफ मूव करता जाता है, ये जो ब्रांचिंग है उसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। अब जैसे देखो ये यहाँ पे धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पे अब आपको स्ट्रैंड कैसा दिख रहा है, रेड और ब्लू था, अब इसके सामने क्या आ गया, रेड आ गया, और इसके सामने क्या आ गया, ब्लू आ गया, क्योंकि एक्सचेंज हो गया। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, हेटेरोडुप्लेक्स। नॉर्मली आपके क्रोमोसोम कैसे थे, होमोडुप्लेक्स थे, बट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, हॉलीडे जंक्शन में जब ब्रांच का मूवमेंट होने लगा, तब किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, हेटेरोडुप्लेक्स का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये ब्रांच जो है उसका मूवमेंट हो जाता है। अब लास्ट स्टेप आपका क्या होता है, कट का लगना, ठीक है। अब ये कट देखो दो तरीके होते हैं, या तो इस तरह से कट लगाओगे, या फिर इस तरह से कट लगाओगे, है ना। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि या तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कट लगाओ यहाँ पर, और या फिर ये वर्टिकल कट लगाओ। अब देखो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कट की बात करते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो देखो ये वाला स्ट्रैंड सेम रहेगा, ये वाला स्ट्रैंड सेम रहेगा, तो देखो ये सेम रह गया, और ये भी क्या रह गया, सेम रह गया, है ना। अब क्या होगा, ये और ये तीनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये वाला जो है वो इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो सेम ऐसा बन गया,
ये आपका हॉरिजॉन्टल में बना, ठीक है, ये समझ आया। अब देखो मान लो कि अब हम मानते हैं वर्टिकल कट लगा रही हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं वर्टिकल कट लगाऊं ये वाला, तो अब देखो ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड ये दोनों सेम रहेंगे, है ना, क्योंकि वर्टिकल कट लग गया। तो देखो यहाँ पे आपका ये 3/4 आपका जो है वो रह गया रेड वाला, एक जगह पे 3/4, देखो 3/4 रेड है और 1/4 3/4 ब्लू है और 1/4 रेड है, और यहाँ पे 3/4 रेड है और 1/4 ब्लू है। सेम देखो यहाँ पे भी वही है, ब्लू वाला ज्यादा है और 1/4 रेड है, और यहाँ पे क्या है 3/4 रेड है और 1/4 वो है ना। बट यहाँ पे जो हमने वर्टिकल आपका कट लगाया, तो देखो यहाँ पे आपके ये वाले जो स्ट्रैंड है ये इससे मिल गया, ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रैंड है वो इससे मिल गया। तो अब यहाँ पे आपके कैसे बने, चारों के चारों क्रोमेटिड जो है वो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि ये क्या है, हॉलिडे जंक्शन है, जिन्होंने बोला कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक लगता है। अब हम ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में आइडेंटिकल पॉइंट पे कट लगता है, पहला पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर कौन सा मॉडल बनता है या कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो दो टर्म ध्यान रखना, हॉलिडे जंक्शन और हेटेरोडुप्लेक्स, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कौन से एंजाइम का यूज आता है, एंडोन्यूक्लियस का और लाइगेज का, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि कौन से कट से चारों क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ध्यान रखना वर्टिकल कट से आपके चारों नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कट से आपके चारों कैसे बनेंगे, आपके दो क्रॉसओवर और दो नॉन क्रॉसओवर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन नहीं है ना। नॉर्मली जरूरी नहीं है ये आपके नेट में आए, ये उनमें आते हैं जो मैं आपको बता रही थी टफ पार्ट है ना। इजी क्वेश्चन कौन से है, जैसे मैंडल पे स्टेटमेंट्स आ गए या जो हमने अभी तक पढ़े थे टॉपिक्स उन पे आ गया। क्रॉसिंग ओवर में इजी में जो हमने अभी पहले पढ़ा है ना कि 4 स्ट्रैंड पे होता है, 2 स्ट्रैंड पे कौन सी थ्योरी किसने दी, ये सब। हॉलिडे जंक्शन पे आएगा तो इसका मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन रहा है ना। तो वो कब आप कर पाओगे, जब आपने ये चीजें समझी हुई है, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, इसको घबराना नहीं है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, नहीं आए हुए, है ना। मैंने भी नहीं देखा कि हॉलिडे जंक्शन पे ऐसे कोई टफ क्वेश्चन आए हो, लेकिन हमें तैयारी रखनी है, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है ना, कि एक पेपर इजी आए टफ आए, हमें तो हर तरह से तैयार होना है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरी इज डबल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी। सिंगल स्ट्रैंड की थ्योरी हमने बात कर ली, अब आता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी। डबल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया था, देखो एक जो आपका है उसके अंदर डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक लग गया सिर्फ एक क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखो पहले तो कि इसका मतलब क्या है डबल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी का। अब इसके अंदर क्या होता है पहले हम प्रोसेस को समझते हैं। इसके अंदर देखो सबसे पहले आपका एक कट कौन लगाएगा, वापस से एंडोन्यूक्लियस, है ना। अब बताओ कि जो ब्रेक निबलिंग निबलिंग वर्ड सुना हुआ है किसी ने, निबलिंग क्या होती है, या अच्छा चलो मैं ये बताती हूँ। इसके बाद अब क्या होगा आपके कुछ जो स्ट्रैंड्स, अब देखो ये 5 डैश, तो इसका यहाँ पे 3 डैश बन गया है ना, और ये 5 डैश बन गया, ये आपका 5 डैश बन गया और ये आपका 3 डैश बन गया, है ना। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल जो स्ट्रैंड्स है कट लगे तो आपको पता है उसके एंड्स बनेंगे। अब क्या होता है जो आपका 5 डैश एंड है वहां पर के कुछ स्ट्रैंड्स कट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके कुछ जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपके, ये 5 स्ट्रैंड है यहाँ पे, सॉरी ये वाला आपका 5 स्ट्रैंड बना और ये वाला आपका 5 स्ट्रैंड बना, है ना। तो यहाँ से कुछ स्ट्रैंड कट जाएंगे, स्ट्रैंड मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, कौन बता सकता है, एंडोन्यूक्लियस ने कट लगाया। अब इस ये जो स्टेप है ना, लाइगेज तो बच्चे ज्वाइंट करता है, इसको निबलिंग बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो ये ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनको कट करा, इसको हम निबलिंग बोलते हैं।
नहीं नहीं, हेलिकेज नहीं, हेलिकेज तो वो स्ट्रैंड को रोटेट खोलता है ना। सो एक्सोन्यूक्लियस भूल गए, है ना, एक्सोन्यूक्लियस करता है, जो एंड से जो कट करना शुरू करेगा एक्सोन्यूक्लियस करेगा। तो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस ने कट किया, उसके बाद आपकी निबलिंग होती है, और निबलिंग ध्यान रखनी है कौन से एंड पे होगी, 5' एंड के ऊपर। तो वो कौन करेगा, एक्सोन्यूक्लियस। अब देखो निबलिंग होने से क्या हुआ, जो आपका 3' है वो तो बड़ा हो गया दोनों तरफ से, और जो आपके 5' एंड है वो क्या हो गए, आपके स्मॉल हो गए। ठीक है, अब ये क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि ये जो 3' है, पहले तो देखो ये ध्यान रखो, ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट डुप्लेक्स। ठीक है, और एक होता है डोनर, ये वाला आपका क्या है, डोनर डुप्लेक्स। दो तरह के डुप्लेक्स होते हैं, रेसिपिएंट डुप्लेक्स और एक डोनर डुप्लेक्स, है ना। जो कट लगेगा वो किस में लगेगा, रेसिपिएंट डुप्लेक्स में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए इनको हमने नाम दिया है। सो डोनर डुप्लेक्स। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो हमने बोला इसका क्यों जरूरी था, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रैंड है 3' एंड, वो अब किसकी तरफ जाएगा, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में जाएगा। वो कब पॉसिबल था, जब इसकी लेंथ बड़ी होती है ना। तो ये जो स्ट्रैंड है देखो यहाँ पर, यहाँ तक इन दोनों के बीच में गैप बन गया। ठीक है, अब जब ये बीच में जाता है तो इसका खुद का जो स्ट्रैंड है उसको ऊपर होना पड़ेगा, तभी तो वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर एक लूप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं डी लूप। अब मुझे बताइए, डी लूप हमने पहले भी कहीं पढ़ा था, कब था, वेरी गुड, है ना, सेम मैंने वहां पे भी, और डी का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि ये स्ट्रैंड क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है किसी और के आने के लिए, इसीलिए डी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लूप। तो ये ध्यान रखना कि डोनर के अंदर क्या बना है आपका, डिस्प्लेसमेंट वाला डी लूप बना है, रेसिपिएंट के अंदर आपका कट बना है। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देखो डी लूप जो है वो इस तरफ आ गया। ठीक है, अब जैसे डी लूप यहाँ पे आया, ये यहाँ पे डी लूप का फॉर्मेशन हुआ, ये वाला स्ट्रैंड इधर आ रहा है, अब क्या होगा, प्राइमर से रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ ये जो है इसकी कॉपी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ये 3' एंड है, वही आपके प्राइमर से जो हम बनाते हैं नॉर्मल रेप्लिकेशन जैसे करते हैं, वही यहाँ पर होगा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस बन गया। अब देखो क्या हुआ, शुरू तो ब्लू से हो रहा था, बट आगे किसके बन गया, दूसरे स्ट्रैंड के रेड का उसने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। ठीक है, अब यहां तक समझ आया। अब क्या होता है, जब ये वाला डिस्प्लेसमेंट लूप जो है, जब ये ऊपर की तरफ होता है ना, तो ये इतना ऊपर हो जाता है कि इसके इस स्ट्रैंड के पास आ जाता है। जब ये इस स्ट्रैंड के पास आता है तो अगेन यहाँ पे वापस क्या बन जाएगा, इसकी कॉपी करके इधर वापस स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या हुआ, जो आपका रेड है वो तो देखो रेड रहा यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाला स्ट्रैंड हमें पता है सेम, ऊपर वाला स्ट्रैंड में मैंने आपको बताया क्या हुआ, बीच में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, ये बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रैंड इसके आपके न्यू बना था, ये वापस से अपने स्ट्रैंड से जुड़ जाएगा, जैसे इधर जाकर इधर जुड़ जाएगा लाइगेज के थ्रू। उसी तरह से ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आया, इससे कॉम्प्लीमेंट्री बनाया और ऐसे जुड़ गया, और ये वाला जो स्ट्रैंड है वो ऐसे का ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो अब देखो आपका क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि नॉर्मली में जो आपका डोनर डुप्लेक्स था उसमें क्या हुआ, सेम रहा, उसमें कुछ भी नहीं बदला। एक तो उसका नीचे वाला भी एक स्ट्रैंड सिस्टर क्रोमेटिड सेम है डोनर का, और अपर वाला भी सेम है, सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, आपके रेसिपिएंट वाले में। और किसके कारण हो रहा है, जब डोनर उसके पास आ गया तो रेसिपिएंट ने प्राइमर से अपना सिंथेसिस कर लिया। ठीक है, अब जब ये स्ट्रक्चर बनता है तब इस स्ट्रक्चर में आपको दो हॉलिडे जंक्शन देखने को मिलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड में आपको एक हॉलिडे जंक्शन देखने को मिल रहा था, यहाँ पर आपको या तो रिकॉम्बिनेंट जॉइंट बोल सकते हैं इसको, या फिर हॉलिडे वर्ड हॉलिडे जंक्शन भी हम बोल सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा आपके, अगेन जो मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे वर्टिकल कट हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कट हो सकता है ना। अब ये मान लो कि अगर हम इस पे ब्लू वाले एंड पे कट लगा रहे हैं, जब ब्लू वाले एंड पे कट लगाएंगे तो आपको देखो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो आपका कैसे रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। ये यहाँ पे देखो विदाउट क्रॉसिंग ओवर, जब ब्लू वाला एंड पे कट लगा, बाकी जो है वो आपके एक्सचेंज बन जाएंगे।
तो आपको, और जब हम इस दोनों के कट के हिसाब से ब्रेक करते हैं, इधर भी कट लगेगा, इधर भी कट, इधर भी कट लगेगा, इधर भी कट, है ना। अब आप डीप से देखोगे तो आपको समझ आएगा कौन कैसे जुड़ेगा। हमें उतना डीप में नहीं जाना है, वो आपको बैठोगे ना एक बार डायग्राम देखना, अपने आप कॉपी में बनाने लगोगे, अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन किससे जुड़ता है। जब दोनों एक के ब्रेक लगेंगे तब आपके सब के अंदर आपको क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक। अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स है आपके, डुप्लेक्स है, रेसिपिएंट और डोनर, ठीक है। रेसिपिएंट कौन हो, सबसे पहले तो डबल स्ट्रैंड का ब्रेक का मतलब समझना, ठीक है। क्या होता है, एक ही आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के, एक ही जो है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों क्रोमैटिड्स जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में अगर कट लग जाए, दैट इज डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, दो इसके अंदर डुप्लेक्स होते हैं, रेसिपिएंट और डोनर। कट किसके अंदर लगता है, रेसिपिएंट डुप्लेक्स के अंदर, ठीक है। डी लूप किसके अंदर बनता है, डोनर वाले डुप्लेक्स के अंदर, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एंजाइम का यूज हो रहा है, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, जो कि सिंगल स्ट्रैंड में यूज में नहीं आ रहा था। एक्सोन्यूक्लियस कहाँ पे निबलिंग करता है, 5' एंड पर। कौन सा स्ट्रैंड की लेंथ लॉन्ग हो जाएगी, 3' एंड की, ठीक है। उसके बाद कितने तरह के आपके इसमें दो जॉइंट बनते हैं या हॉलिडे जंक्शन बनते हैं, दो तरह के, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स कब बनेंगे, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के कट बन जाएंगे, ठीक है। सो सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये मैंने वो शॉर्ट में लिखा है उसी को ही, कि देखो एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले कट लगाया, एक्सोन्यूक्लियस ने निबलिंग की 5' एंड पर, डोनर के अंदर डी लूप बना, रेसिपिएंट जो अब ये देखो, डोनर को डोनर क्यों बोल रहे हैं और रेसिपिएंट को रेसिपिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डोनर का लूप जा रहा है रेसिपिएंट के पास, है ना, इसीलिए इसको हमने बोला डोनर, क्योंकि वो अपना लूप भेज रहा है और किस कौन रिसीव कर रहा है, रेसिपिएंट डुप्लेक्स, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर प्राइमर सिंथेसिस हो गया, वही जो हमने बताया था, उसको कॉपी बन के जो रेसिपिएंट है उसके अंदर जो डी लूप है उससे प्राइमर का सिंथेसिस, जो मैं रेप्लिकेशन बता रही थी, वो बन गया। उसके बाद जैसे ही हुआ, देखो ये हेटेरोडुप्लेक्स बन गया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो आपको स्ट्रैंड दिख रहा है, ये जब ये स्ट्रक्चर से ज्वाइन कर दोगे तो क्या होगा, ये तो ये है ही, ये दोनों तो सेम है, बट इसके बीच में एक और आ गया, तो ये एक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये क्या बन गया, हेटेरोडुप्लेक्स, ठीक है। होमोडुप्लेक्स क्या होता है, अगर सिर्फ ये दोनों रहते, बट बीच में जो है आपका ये रेसिपिएंट वाला आ गया, तो इसलिए ये बन गया आपका हेटेरोडुप्लेक्स, है ना, सेम जो जैसे सिंगल स्ट्रैंड में बना था। फिर वही प्राइमर का सिंथेसिस अदर रेसिपिएंट में, ये जो ऊपर वाला है उसकी बात कर रहे हैं हम। फिर लाइगेशन दोनों जुड़ गए और रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन मतलब ब्रेक्स हो जाना, ठीक है। सो दिस वाज योर डबल स्ट्रैंड ब्रेक। अब इसमें देखो, जो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी है ना, मॉडल वाज हॉलिडे ने दिया था ना, बट जिस ब्रेक की जो मैंने आपको थ्योरी बताई, वो थ्योरी देने वाले वाज टेलर, ठीक है। और डबल स्ट्रैंड ब्रेक की थ्योरी वो देने वाले वाज सिस्टॉक, ठीक है। फिर बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स बाय ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ सिंगल डीएनए स्ट्रैंड, है ना, दोनों में से दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के एक एक स्ट्रैंड आपका सिर्फ ब्रेकेज हो रहा है ना, तो वो चीज ध्यान रखना। जबकि इसके अंदर क्या आपकी क्रॉसिंग ओवर अकर्स थ्रू ब्रेकेज ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, है ना, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम बट उसके दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक आ रहा है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है, सिंपल है। वन स्ट्रैंड फ्रॉम होमोलोगस क्रोमेटेड, बोथ स्ट्रैंड, ठीक है। हेटेरोडुप्लेक्स इसमें भी बनता है, हेटेरोडुप्लेक्स इसमें भी बनता है। अब डीएनए डुप्लेक्स जो है वो ब्रेक कहाँ पे होगा आपके, दोनों, क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक आ रहा है, इसमें सिर्फ एक डुप्लेक्स है, दोनों में, इसमें तो दोनों में आ रहा है, इसमें एक में आ रहा है, तो एक डुप्लेक्स बन रहा है, ठीक है। फिर एक्सोन्यूक्लियस सिंगल स्ट्रैंड में हमें पता है यूज में नहीं आता, डबल स्ट्रैंड में यूज में आता है। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है, सिंगल स्ट्रैंड में कोई रिपेयर मैकेनिज्म नहीं था, है ना, ध्यान रखो, आपने कोई देखा कि आगे से रिपेयर हो रहा है, उसमें हमने बस क्या किया, एक्सचेंज हुआ, ब्रांचिंग हुई और कट लग गया, कोई भी रिपेयर मैकेनिज्म या जो हमने बोला सिंथेसिस रेप्लिकेशन नहीं हो रहा था।
जबकि डबल स्ट्रैंड थ्योरी में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहले वाले तो सिंपल ही है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर आपके एक रिकॉम्बिनेशन इवेंट होता है, ध्यान रखना, डबल स्ट्रैंड में दो, जो रिकॉम्बिनेशन ज्वाइंट हम बात कर रहे थे, तो ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन जीन कन्वर्जन, दिस डज नॉट एक्सप्लेन, और ये एक्सप्लेन करता है ना, क्योंकि प्राइमर जो है दोनों के आपके स्ट्रैंड्स को रेप्लिकेट करते हैं, तब वो जीन कन्वर्जन की यहाँ पर बात आती है, ठीक है। सो ये जो आपकी थ्योरी हुई, दोनों थ्योरी इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे थे वो हमने बता दिए है ना। नॉट कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी मत पढ़ना, अगर आप बस वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना है ना, दैट इज इनफ। अब देखो कॉपी चॉइस थ्योरी आती है। कॉपी चॉइस थ्योरी ये बिल्कुल ही गलत थ्योरी है ना। पहले आई थी ये बताने के लिए कि क्या कैसे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रेप्लिकेशन और क्रॉसिंग ओवर के बीच में क्या रिलेशन है ना। तो कॉपी चॉइस थ्योरी एक्चुअली में किसने दी थी, लेडरबर्ग ने। अगेन देखो साइंटिस्ट एक और आ गया, मैं वापस आपको बोल रही हूँ इनकी साइंटिस्ट भूलने नहीं है। किस थ्योरी पे बेस था, बिलिंग की हाइपोथेसिस पे, ठीक है। तो अभी मुझे साइंटिस्ट देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो जैनसन ने क्या किया था बताओ, कॉपी चॉइस तो अभी पढ़ रहे हैं। गुड, काइज्मा टाइप थ्योरी है ना, जैनसन ने कौन सी दी थी, काइज्मा टाइप थ्योरी। शार्प ने क्या दी थी, क्लासिकल थ्योरी है ना। डार्लिंगटन ने क्या दी थी, हाँ ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी है ना। फिर कॉपी चॉइस थ्योरी किसने दी आपके, लेडरबर्ग ने। और इट वाज बेस्ड किसकी हाइपोथेसिस पे बेस्ड थी, बिलिंग की, ठीक है। तो ये जो आपके पांचों साइंटिस्ट है, और हाँ वो साइटोलॉजिकल प्रूफ किसने दिया था क्रॉसिंग ओवर का, ड्रोसोफिला में, स्टर्न ने। गुड, है ना। तो ये सारे साइंटिस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये थ्योरी क्या बोलती है, इस पे भी मैंने देखो क्वेश्चंस तो इतने ही देखे हैं कि ये थ्योरी किसने दी है ना, बट स्टिल हम थोड़ा तो एटलीस्ट पढ़ेंगे, तो आपको 10% तो याद रहेगा, तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या हो सकता है। नाउ कॉपी चॉइस थ्योरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू देम, जो आपका क्रॉस क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन है ना। रेप्लिकेशन मतलब जो हम एस फेज में पढ़ते थे, है ना, वो ये बोलता है कि पेकाइटिन स्टेज में होता है। बेलिंग हाइपोथेसिस बोलती है कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है उसी टाइम पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। सो ये थ्योरी गलत है, बट ये थ्योरी कैसे उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे उन्होंने दो, ये मान लो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम ले लिए, ठीक है। अब क्रॉस ओवर हो रहा है तो इनमें ये क्रॉस ओवर हो गया है ना। अब देखो हम सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक रेप्लिकेशन किया ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अब क्रॉस ओवर हो गया इधर। अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो किसका सिंथेसिस होना शुरू हो रहा है, आपके डीएनए का। इसके सामने इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसके सामने इसका, इसके सामने इसका, और इसके सामने इसका, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रैंड बने आपके कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ गए। तो अब क्या हुआ आपका, देखो अब ये जो है, ये दोनों क्या, ये जो एक जो थे आपके वो तो सेम रहे, बट बीच में आपके क्या आ गए, नॉन क्रॉसओवर, है ना। समझ आया कि क्या बोल रहे हैं, कि हमने दो स्ट्रैंड लिए सिंपल, है ना, इसको ऐसे डैश डैश से बता देते हैं। तो इनमें क्या हुआ आपके, इसके सामने इसका बन गया, आपका जो क्रोमोसोम इस स्ट्रैंड इधर इसका बन गया, ये वाला सेगमेंट इधर बन गया, ये वाला इधर बन गया। अब ये तो जुड़ गए है ना, अब ये जो अपोजिट में बने हैं, तो ये वापस आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। तो आपके क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स और नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स इस तरह से बने, ठीक है। तो कॉपी, हाँ जी, ओके। सो हाँ, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो क्रोमोसोम या डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कब होता है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, मतलब कौन सी स्टेज पर, पेकाइटिन पर। और पेकाइटिन किसके बाद आती है, आफ्टर सिनेप्सिस, है ना। ये हुआ, ये देखो ये जो है, ये क्या, ये कौन सा फेज है, सिनेप्सिस, क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ गए। अब जो है आपका पेकाइटिन स्टेज शुरू हो गई, तो पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए शुरू हो रहा है,
ठीक है। और ये क्यों आपका रेप्लिकेशन में क्रॉस, तो इसका मतलब देखो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट इन्होंने कैसे बना दिए, क्योंकि पहले ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस कर गए, इसीलिए इसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड बन गए और वो बाद में एक दूसरे से जुड़ गए, है ना। ये रीजन उन्होंने बताया क्रॉसिंग ओवर होने का। सो अकॉर्डिंग टू देम, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन न्यू क्रोमेटिड्स while they are being synthesized, है ना। ये जो हमारे ये जो क्रोमेटिड थे, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होने के कारण आपका रेप्लिकेशन जो है वो आपका हो पाया, है ना। उसमें भी देखो सिंथेसिस ऑफ न्यू क्रोमोमियर्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है क्रोमोमियर, है ना। तो ये क्रोमोमियर्स अकर्स फर्स्ट अलोंगसाइड प्री एग्जिस्टिंग क्रोमोमियर, क्या बोल रहा है, ये जो ऑलरेडी यहाँ पे इधर बोल रहा है, ये वाली जो चीज है कि ये वाले तो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, इनको हम बोल रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग क्रोमोमियर्स, है ना। और जो आपका न्यू बन रहे हैं ये न्यू वाले क्रोमोमियर्स है, बाद में ये जो न्यू वाले क्रोमोमियर्स है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इसके कारण आपका रेप्लिकेशन भी साथ में हो गया और क्रॉसिंग ओवर भी साथ में हो गया, ठीक है। सो ये दिस इज कॉपी चॉइस थ्योरी, है ना। ये कॉपी क्या हो रहा है, ये देखो ये जो आपके सेंट्रोमियर्स का कॉपी हो रहा है ना, रेप्लिकेशन हो रहा है, इसीलिए जो वर्ड लगाया है कॉपी लगाया है। अब ये जो है ये थ्योरी इस बिलिंग की थ्योरी थी, इसी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया लेडरबर्ग ने, है ना। इस थ्योरी को हम कॉपी चॉइस थ्योरी का बेसिस बोलते हैं, बट अगर एग्जाम में सीधे आए कि कॉपी चॉइस थ्योरी किसने दी, तो राइट आंसर इज लेडरबर्ग, है ना। अब देखो लेडरबर्ग ने इस मॉडिफिकेशन थ्योरी को क्या बोला, अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने एक थ्योरी बोली कि एक तो इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्टडी किया था, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उस बेसिस पे उन्होंने थ्योरी दे दी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो आपका है वही थ्योरी, ये भी गलत ही है ना। बट ये क्या बोलती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किसके कारण है, क्योंकि टेम्पलेट का एक्सचेंज हो गया, ना कि कोई ब्रेकेज और यूनियन हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारे स्ट्रैंड जो उसमें ब्रेकेज होता है जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन होता है ना। अभी हमने दोनों थ्योरी देखी, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी और डबल स्ट्रैंड ब्रेक थ्योरी, उसमें हमने कोई रेप्लिकेशन नहीं देखा और यही बोला कि क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन किसके कारण हो रहा है, ब्रेकेज और रियूनियन के कारण। ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या होता है कोई जो आपका टेम्पलेट है उसका एक्सचेंज हो जाता है। अब कैसे, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपका ए बी, इन्होंने बताया कि एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम ए बी जीन है और दूसरे पे स्मॉल ए बी जीन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये वाला जो ए जीन है वो एक्चुअली कहाँ चला गया, सामने वाले के पास, ठीक है। अब जब ये सामने वाले के पास कॉपी हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ देखो एक स्ट्रैंड गया, है ना। तो उसके बाद आपके ये दोनों तो सेम रहे जो पहले थे, बट यहाँ पे आपका चेंज आ गया, ठीक है। ये दोनों भी सेम है, ये वाले भी सेम है, क्योंकि जब एक स्ट्रैंड हुआ तो आपका एक स्ट्रैंड जो आपका अलग बन गया, है ना। तो ये देखो ए बी, एक तो ए बी बन गया, एक स्मॉल ये वाला जो है वो आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये वाला भी आपका पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है। अब मान लो ये बोले कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड आपके एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है तो क्या होगा, ये दोनों तो देखो सेम रहेंगे, ये वाले भी सेम रहे, ये वाले दोनों बदल गए, कैपिटल ए के साथ अब कौन आ गया, स्मॉल ए आ गया, और स्मॉल ए के साथ कौन आ गया, कैपिटल ए। तो यहाँ पे आपके ये दोनों क्या बन गए, आपके रेसिप्रोकल के कारण, मतलब क्रॉसिंग के कारण बने, और ये वाले जो है वो आपके पेरेंटल बन गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब बोथ स्ट्रैंड का एक्सचेंज हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंड, कोई ब्रेकेज रीयूनियन नहीं हो रहा, बस ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है मूवमेंट ऑफ टेम्पलेट के कारण होता है। तो पहली तो ये थ्योरी देखो अब गलत हो गई, क्यों, क्योंकि हमने जब साइटोलॉजिकल स्टडी की तो हमने ब्रेक सच में देखा है क्रोमोसोम में, है ना। तो ये प्रूफ ये गलत हो गया कि ये तो सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने क्या देखा, डीएनए का रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव। क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन वैसे, सेमी कंजर्वेटिव, है ना, गुड। तो क्या होता है कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है, कौन बता सकता है, सेमी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है। हम्म, देखो अब ये, हाँ बिल्कुल, देखो क्या है कंजर्वेटिव, क्या बोलेगा कि ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है, इससे आपका यहाँ पे बना न्यू स्ट्रैंड, ये न्यू स्ट्रैंड बना। अब कंजर्वेटिव में तो क्या होगा, इससे आपके दोनों पेरेंट एक साथ आ गए
और दोनों न्यू आपके एक साथ आ गए। ठीक है, दिस इज कंजर्वेटिव थ्योरी, जो कहता है कि कंजर्व रहेगा पेरेंट का डीएनए और जो न्यू बनेगा वो अलग से बनता जाएगा। रियल में हमें पता है क्या नेचर होता है, सेमी कंजर्वेटिव। कैसे होता है, पेरेंट का जो स्ट्रैंड है उसके अपोजिट अगर न्यू स्ट्रैंड बनता है तो अब आपके कैसे दो स्ट्रैंड यही बनेंगे, जिसका एक आपका स्ट्रैंड पेरेंट का रहेगा और एक न्यू, एक पेरेंट का रहेगा और एक आपका न्यू। इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि एक स्ट्रैंड पुराना रह रहा है और एक न्यू आ रहा है ना। तो ये भी देखो थ्योरी गलत हो गई, ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तीसरा इन्होंने सेम बिलिंग के जैसे बोल दिया कि जो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन है वो ड्यूरिंग क्या होता है, सिनेप्सिस, है ना, क्रॉसिंग ओवर के टाइम होता है। तो ये जो है वो सारा थ्योरीज जो है वो गलत हो गई। तो इसमें बस ये ध्यान रखना, दो जो है लीडरबर्ग थ्योरी पहले वाले से कैसे अलग है, ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखना। बेलिंग पे बेस्ड है, सेम चीज है, बट लीडरबर्ग में और क्या नया है, दैट इज कि डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव है ना। ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लीडरबर्ग्स थ्योरी ऑफ कॉपी चॉइस, है ना। तो उसमें मान लो कि आ जाए उन्होंने बोला डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो वो ध्यान रखना कि वो गलत स्टेटमेंट हो गई, कंजर्वेटिव है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस आफ्टर सिनेप्सिस, वो सही स्टेटमेंट आ जाएगा। और इसमें अगर मान लो वो ये लिख दे कि द एक्सचेंज द डीएनए रेप्लिकेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर इज ड्यू टू ब्रेकेज एंड रीयूनियन, तो वो भी गलत होगा। उसका रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू देम क्रॉसिंग ओवर इज ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्पलेट, है ना, कोई भी फिजिकल ब्रेक जो है वो नहीं आता। बाद में हम साइटोलॉजिकल स्टडी में हमने काइज्मा का फॉर्मेशन, फिजिकल एक्सचेंज क्रोमेटिड्स का, और साथ ही साथ में हमें ये भी पता चल गया कि एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होता है, ना कि जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है, सो दिस वाज जो है आपका ये लीडरबिग थ्योरी हो गई। अब देखो ये जो है आपका क्रॉसिंग ओवर का जो है ये पूरा हो चुका है।